Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Poor Soul Part 16. Chapter 76 Midnight Celebration. नैना की लास्ट लाइन सुन मनीषा का दिल थोड़ा हल्का थोड़ा है जो मयंक उससे प्यार करता है ये सुन भारी हो चुका था। मनीषा नैना से, तुमने ये सब क्यों किया? उद्धरण चिन्ह। अरे वो कूल सीनियर को मैं अपना बड़ा भाई मानती हूँ। तुम उनकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो तो एक छोटी बहन होने के नाते मेरा फर्ज है ये चेक करने का कि तुम अच्छी लड़की हो या नहीं, सिर्फ इसलिए ये सब मैंने किया। उद्धरण चिन्ह। मनीषा उससे, अब तो भरोसा हो गया। तुम्हें मयंक जी से अच्छा सच प्यार है। उद्धरण चिन्ह। नैना हाँ में सिर हिलाती है। फिर उससे, तुम बहुत अच्छी हो। और नानू को न फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है तो क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? उद्धरण चिन्ह। मनीषा की नैना से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, इसलिए वो भी उसकी दोस्ती का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। मनीषा हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, पर नैना हाथ मिलाने की जगह उसे गले लगा लेती है। और उससे, फ्रेंड्स हाथ नहीं मिलाते गले मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। मनीषा भी उसे गले लगा लेती है। कल न नानू को बर्थडे पार्टी है, तुम जरूर आना। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगी। नैना उससे अगल होकर। मनीषा को नानू की बर्थडे पार्टी सुन लगता है। नैना के नाना जी का बर्थडे है और ये सुन उसे शौक लगता वो नैना से, तुम्हारे नाना जी अब तक जिंदा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन नैना को बहुत तेज हंसी आती है। हंसते हुए, मानू तुम गलत समझ रही हो। वो क्या है, मैं खुद को नानू कहती हूँ और मेरा मतलब नानू का बर्थडे यानी मेरे नाना जी का बर्थडे। उद्धरण चिन्ह। ये सुन मनीषा के मुंह से वो लंबा वाला ओह निकलता है। वो उससे, ओह ऐसा है। उद्धरण चिन्ह। फिर दोनों अपना अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। नैना फिर अपने फ्रेंड्स के पास पहुंच उनसे, गाइस कल पार्टी स्टार्ट होने से कुछ देर पहले ही आ जाना। उद्धरण चिन्ह। वो क्यों डॉल? अंशी पूछती है। वो पार्टी का थीम स्टेट के ट्रेडिशनल आउटफिट पहनना है। तुम सभी लिए मैंने आउटफिट तैयार करवा दिए हैं। वही तैयार होना और रोबिन का स्टाफ तुम सभी को अच्छे से तैयार भी कर देगा। नैना की बात सभी मान जाते हैं, क्योंकि कौन रोबिन के आउटफिट और उसके स्टाफ को माना कर सकता है। फिर सभी अपने अपने घर जाते हैं। नैना अयान को कार में सारी बातें बताती है। अयान कोई भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसने सबका बैकग्राउंड चेक किया था। अगर मनीषा को मयंक पसंद है और मयंक अच्छा भी है तो किसे एतजार होगा। घर पहुंच वो देखती है, गार्डन में डेकोरेशन स्टार्ट हो चुका था। अयान और नैना लंच करते हैं। लंच करते हुए वो अयान से, आयु आपने नानू के लिए गिफ्ट में क्या सोचा है? उद्धरण चिन्ह। मैंने तो नाना जी की फेवरेट चीज सोची है और तुमने वाइफी। अयान उसे अपना गिफ्ट बताकर, नानू ने भी सोच लिया और वो तैयार भी कर दिया है। पर वो नानू आपको कान में बताएगी वरना राइटर साहिबा सभी को बता देगी और नानू का सरप्राइज खराब हो जाएगा। और वो अयान के कान में गिफ्ट कह देती है। वही शाम में रोबिन सारे आउटफिट लेकर लॉच विला पहुंच जाता है, क्योंकि नैना ने सब उसे वही लाने कहा था। नाना जी भी आ जाते हैं। उनका मन डेकोरेशन देखने का होता है पर नैना उन्हें रोक देखती है, वरना उसका सरप्राइज डेकोरेशन खराब हो जाता है। वो और दादाजी मिल नाना जी को रोक देते हैं। डिनर के बाद सुबह अपने अपने रूम में जाते हैं, पर नैना किचन में नाना जी के मिडनाइट सेलिब्रेशन के लिए केक बनाने लगती है। वो केक तो नहीं खाते इसलिए वो एक स्पेशल केक बनाने वाली थी। वो काम पर लग जाती है। वो पूरा केक तैयार कर उसके चेहरे पर एक अलग की खुशी दिखाई देती है। अभी 11:30 हो रहे थे। वो जाकर जल्दी से अपने कपड़े चेंज करती है क्योंकि स्पेशल केक बनाते हुए खराब कर दिया थे। कपड़े चेंज कर वो केक को कवर कर दादाजी प्रिंस, अयान, सुशंग और समर के साथ नाना जी के रूम के बाहर पहुंच जाती है। सारे दबे पाव रूम में जाते हैं। वो अपने घड़ी पर टाइम देखते हैं और काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 1-0-9-8-7-6-5-4-3 जैसे ही उनकी काउंटिंग यहां तक पहुंची नाना जी को किसी के रूम में एहसास हो गया। वो एक की काउंटिंग होती ही लाइट ऑन करते देते हैं, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। पर नैना के इशारा पर हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगते हैं। नाना जी को ये देख बहुत अच्छा लगता है। अयान की मम्मी भी उनके बर्थडे पर ऐसे ही उन्हें विश करने आती, पर उन्हें जाने के बाद उनके हर बर्थडे पर सिर्फ एक पार्टी और पूजा होती। वो बहुत खुश थे। नैना अब अपना रिवील करती है, जो जिसका बेस हलवा था पर उस पर आइसिंग रबड़ी की थी और डिजाइनिंग उसने जलेबी से की थी।
दादाजी ने उसे बताया था कि नाना जी को रबड़ी और जलेबी बहुत पसंद है, उनकी फेवरेट है वो। तो नैना ने उसका ही केक बना दिया। नाना जी ये देख बहुत खुश हो जाते हैं। नैना एक कैंडल लगती है जिसे नैना जी बुझाते हैं और फिर केक कट करते हैं और सबसे पहले नैना को खिलाते हैं, क्यों उन्हें पूरा भरोसा थी कि पूरी मेहनत खुद नैना ने की होगी। नैना भी उन्हें खिलाती है और फिर बाकी सभी। केक इतना टेस्टी था कि दादाजी, नाना जी, नैना, समर और प्रिंस पूरा चट कर गए। अयान और सुशांत ने देखते ही रह गए। दादाजी पूरा केक खाने के बाद, बेटा तुम न मेरे बर्थडे पर भी ऐसा ही केक बनाना, पर राबड़ी की जगह रसमलाई वो मेरी फेवरेट है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन नाना जी उससे, तुम्हें बता भी है रसमलाई बनाने में कितनी मेहनत लगती है। बेचारी बच्ची को इतना तंग क्यों करना है, तुम्हें जो थे वो खा लो चुपचाप। उद्धरण चिन्ह। मेरी पोती है वो, तुम्हारी तरह सिर्फ खाऊंगा नहीं उसकी हेल्प भी करूंगा। वापस उन दोनों की बहस शुरू होती। नैना उन्हें रोक, आप दोनों लड़िए मत, नानू कल सुबह ही दादू के पाना का केक बना देगी, अब जाकर सो जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। नाना जी उसे रोक, बेटा मेरे जन्मदिन पर मैं एक पूजा करता हूँ और इस बार इसमें तुम और अयान बैठो, मैं चाहता हूँ तो क्या कल तुम पूजा में बैठने के लिए राजपूतानी पोशाक पहन सकती हो, अगर तुम कहो तो, वरना ऐसे भी चलेगा। उद्धरण चिन्ह। नैना ये सुन नाना जी से, नानू जरूर राजपूतानी पोशाक पहनूंगी और आयु को भी राजपूती पोशाक पहनूंगी। उद्धरण चिन्ह। नाना जी ये सुन बहुत खुश हो जाते हैं। सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अयान सबसे पहले उसे ब्रश करवाता है, फिर बेड पर सुला देता है और खुद भी उसके पास सो जाता है। अगली सुबह नैना सिंपल कपड़े पहन जाकर केक बनाती है और फिर राजपूतानी पोशाक पहनी है। उसकी पोशाक नेवी ब्लू कलर की थी, जिस पर जरी का वर्क था। मेकअप के नाम पर आंखों में काजल, होठों पर लाइट लिपस्टिक, माथे में अयान के नाम का सिंदूर और फेक में उसके नाम का मंगलसूत्र और सराय में एक नेकलेस भी और उसकी मैचिंग की ईयरिंग। हाथों में बैंगल्स, पैरों में पायल। अयान ने ही उसे तैयार किया था। उसे तैयार करते हुए उसकी नज़र एक पल के लिए नैना से नहीं हटी थी। नैना के गुलाबी होठों को देख उससे सहन नहीं होता और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। वो उसे सॉफ्टली किस कर रहा था। अब उसे 5 मिनट तक किस कर दूर होता है तो नैना उससे, आयु चले वरना पूजा के लिए लेट हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वो फिर सभी निकल जाते हैं। अयान ने भी कुर्ता पजामा पहना हुआ था और बाकी सभी ने भी। सभी मंदिर में पहुंचते हैं। पूजा स्टार्ट होती है। हवन कुंड के एक तरफ पंडित जी, उनके सामने नाना जी और उनके बगल में अयान और नैना। सभी हाथ जोड़ बैठे हुए थे। पूजा पूरी होने के बाद पहले वो नैना ने बनाया हुआ केक भगवान को चढ़ता है, फिर बाकी सभी खाते हैं। और अब उनका अनाथाश्रम जाने का प्लान था, पर नाना जी साफ देख सकते थे नैना को उस भारी लहंगे में प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए वो पहले उन्हें घर चल ब्रेकफास्ट करने कहते हैं और अनाथाश्रम चलने का कहते हैं। घर पहुंच नैना सबसे पहले कपड़े चंगे कर एक कुर्ती प्लाजो पहन लेती है और नीचे आकर सबके साथ ब्रेकफास्ट कर अनाथाश्रम जाते हैं। अनाथाश्रम के बच्चों के लिए स्वीट्स, टॉयज और कुछ कपड़े साथ में लेकर वो अनाथाश्रम पहुंच जाते हैं। वहां सभी मिल बच्चों में सारी चीजें बंटते हैं। नैना की नज़र वहां एक क्यूट से बॉय पर जाती है, जो सिर्फ 6 या 7 साल का होगा। नैना ये देख खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। नैना उससे उस बेबी को अपने गोद में लेती है और उस बेबी से पूछती है, आपका नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह। मेरा नाम टिल्लू है, वो लड़का बहुत क्यूटली कहता है, जिसे सुन नैना को बहुत अच्छा लगता है, इतना क्यूट नाम है टिल्लू। वो उस बेबी से, हेलो टिल्लू, मेरा नाम नानू है, आपसे मिल मुझे बहुत अच्छा लगा। उद्धरण चिन्ह। नानू वो तो बूढ़े वाइट बाल वाले नाना जी होते हैं ना, पर आप तो बिल्कुल मेरी तरह क्यूट हो। टिल्लू बोला, मेरा नाम नैना है, पर डेडा यानी मेरी पापा मुझे नानू कहते प्यार से, इसलिए मैं खुद को नानू कहती हूँ। नैना उसे समझाते हुए। ये सुन वो बेबी बॉय हाँ में सिर हिलाता है, जैसे उसे सब समझ आ रहा हो। तभी प्रिंस उसे बुलाने आता है और कहता है, भाभी हम वापस जा रहे हैं, चलो। उद्धरण चिन्ह। नैना प्रिंस को दिया हाँ में सिर हिलाती है और टिल्लू से, अब मुझे जाना होगा, पर आपसे मिल बहुत अच्छा लगा। उद्धरण चिन्ह। मुझे भी आपसे मिल बहुत अच्छा लगा, टिल्लू कहता है और नैना के गाल पर एक बेबी किस कर देता है। नैना भी उसके गाल पर किस करती है और उसे बाय बोल चली जाती है।
कार में बैठने के बाद आया से आप अपनी गोद में बिठाकर उसके दोनों गालों पर अचानक से किस कर, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें और कोई किस नहीं कर सकता, कहता है, जिससे नैना हैरान रह जाती है। और उसकी बात सुन उसे याद आता है उसे किस तो सिर्फ कुछ टाइम पहले टिल्लू ने लिया है। अयान की आवाज में जेलसी साफ सुनाई दे रही है। वो एक 6 या 7 साला में बेबी से जेलस हो रहा है। नैना उसके गाल खींच, आयु आप छोटी छोटी बात पर जेलस हो जाते हो। उद्धरण चिन्ह। अयान कुछ नहीं कहता। घर पहुंच वो सब अपने अपने रूम में जाते हैं। कुछ देर आराम करने क्योंकि शाम में पार्टी थी, थोड़ी एनर्जी तो चाहिए होगी। सत्य में लंच पर सब अपने अपने रूम जाते हैं। अयान और नैना बेड पर लेटे हुए थे। नैना ने कुछ ज्यादा ही ठोस लिया था। अयान उसका पेट सहला रहा था। उसका फ्लैट पर सहलाते हुए न जाने उसके मन कहाँ से ये ख्याल आता है जब नैना प्रेग्नेंट होगी तो उसका फूला हुआ पर कैसा लगे। ये ख्याल दिमाग में आते ही उसे अलग की गुदगुदी महसूस होती हैं। वो नैना के चेहरे को देखता है जो सोते हुए भी बहुत क्यूट दिख रहा था। वो उसके पेट पर एक लाइट किस कर देता है। चैप्टर 77 पार्टी के लिए सब हुए तैयार। सभी अपने अपने रूम में थे तभी कोई बुजुर्ग व्यक्ति लॉर्ड्स विला आता है। सर्वेंट्स उस बुजुर्ग व्यक्ति को पहचानते थे इसलिए उन्हें सोफा पर बैठने कहते हैं और उनके जूस और स्नैक्स ला कर देते हैं। वो बुजुर्ग व्यक्ति उस सर्वेंट से, सभी घर के लोग घर पर नहीं है क्या? कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। सर सभी बाहर गए थे, कुछ देर पहले ही घर आए, लंच कर रूम में आराम करने चले गए। वो सर्वेंट रिस्पेक्टफुली उनसे कहता है, इतनी जल्दी बूढ़े हो गए सभी की कुछ देर बाहर घूम कर आने के बाद सोना पड़े। बुलाओ सभी को। सर्वेंट उनकी बात सुन वहां से जाकर सबको नीचे बुलाते हैं। बाल 8 सभी जग रहे थे सिर्फ नैना को छोड़कर, पर सर्वेंट के दरवाजे पर नीक करने से उसकी नींद खुल जाती है। सभी नीचे आते हैं। नीचे बैठे बुजुर्ग व्यक्ति को देख प्रिंस, समर, सुशांत और अयान उनके पैर छूते हैं। नैना अपनी अपने बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर उन्हें देखे जा रही थी। वो अयान से पूछती है, आयु ये दादाजी कौन है? उद्धरण चिन्ह। वाइफी तुम्हें याद है मैंने तुम्हें नाना जी और दादाजी के फ्रेंड के बारे में बताया था, याद है? अयान उनके सवाल के जवाब में एक और सवाल पूछ देता है। ओह ये वो खाना बनाने वाले ओमकार दादाजी है। नैना याद कर कहती है। खाना बनाने वाले सुन नाना जी और दादाजी दोनों को हंसी आ जाती है। वही वो बुजुर्ग व्यक्ति जो और कोई नहीं एक टाइम पर सबसे फेमस शेफ ओमकार सेठ है, जो अपने दोस्त के जन्मदिन पर उन्हें विश करने आए हैं और अपने साथ बर्थडे केक भी लाए हैं। नैना जाकर उनके पैर छूती है। ओमकार दादाजी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। वो उसे आशीर्वाद देने के बाद अयान से, ये बच्ची कौन है? उद्धरण चिन्ह। दादाजी ये मेरी पत्नी नैना अयान सिंह राजपूत हैं। अयान के जवाब को सुन ओमकार दादाजी हैरान हो जाते हैं। उनके दोस्त के पोते नातिन ने शादी कर ली और उन्हें अब तक इसकी खबर तक नहीं है। वो अपने दोनों दोस्तों को घूरते हैं, जैसे अपनी आंखों से कह रहे हो कि उन्हें अब तक क्यों नहीं बताया। दादाजी उनसे, अयान नहीं चाहता था कि सबको इसकी शादी के बारे में पता चले, वरना नैना बेटा के जान को खतरा हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। बहू को मुझसे कैसा खतरा होगा, और अगर मुझे पता होता तो मैं उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आता ना। दादाजी नाना जी में से कोई भी कुछ कहता उससे पहले नैना ओमकार दादाजी से, ओमकार दादाजी आपको गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, आप बस नानू के लिए एक अच्छी सी डिश बना देना, नानू उतने में खुश हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। ओमकार दादाजी ये सुन, कितनी समझदार बच्ची है। उद्धरण चिन्ह। नैना उनसे, ओमकार दादाजी आप रूम में जाए, नानू आपके पार्टी के लिए आउटफिट वही भिजवा देगी। उद्धरण चिन्ह। ओमकार दादाजी हाँ में सिर हिलाते हैं। वही नैना का अब मन फिर से सोने का नहीं था, इसलिए वो गार्डन में चली जाती है डेकोरेशन देखने जो पूरा हो चुका था। इसी में शाम के 5 बज जाते हैं। 7 बजे पार्टी स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए उनसे अपने फ्रेंड्स को 5 बजे बुलाया था जिससे उन्हें तैयार होने का टाइम मिल जाए। अंशी, अंशुल, सोना एक साथ ही आए थे। वही मनीषा को लेने उसने रिया को कहा था, जिससे वो थे अनप्रेडिक्टेबल ग्रुप के एक मेंबर से घुल मिल जाए, फिर वो मयंक के करीब आराम से रख सकती है। सभी एक साथ विला के अंदर आते हैं। नैना अयान के साथ सोफा पर बैठ चाय पी रही थी। सबको अंदर आते देख वो सबसे गले मिलती है। मनीषा तो हैरान क्योंकि पूरा वर्ल्ड जानता था कि लॉर्ड्स विला अयान का है।
वो नैना को अयान एक साथ रहते देख हैरान थी। वो नैना से मिल डायरेक्ट अयान के पास जाती है। अयान उसके लिए एक बड़ा भाई था। वो उसके गले मिलती है। अयान भी उसे साइड हक करता है। पर वही ये देख नैना की आंखें छोटी हो जाती है। भाई वो थोड़ी जानती थी कि वो अयान को भाई मानती है। पर उसे ये जल्दी पता चल जाता है जब मनीषा अयान को भाई कहती है। अयान भाई आप कैसे हो? मनीषा अयान से पूछती है। मैं ठीक हूँ और तू? अयान उसे साइड हक कर दूर होते हुए। भाई मैं भी फर्स्ट क्लास हूँ पर भाई नैना आपके साथ यहाँ। मनीषा ये सवाल उससे पूछ ही लेगी है। वो मेरी वाइफ है। अयान ये चार नॉर्मल शब्द मनीषा के लिए बहुत भारी थे। उसके बड़े भाई ने शादी कर ली और उसे बताया तक नहीं। भाई आपने मुझे आज तक कभी नहीं बताया कि आपकी वाइफ है। मनीषा पूछती है। तुम्हें कभी पूछा ही नहीं। अयान सपाट लहजे में बोला। अब मनीषा को समझ नहीं आता वो क्या कहे। नैना यहाँ आते हुए, बाकी बातें बाद में, अब जाकर तैयार हो जाओ वरना बाद में पार्टी में आने के लिए लेट हो जाएगा। नैना की बात सुन चारों सर्वेंट के साथ गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाती है। दो लड़कियां एक रूम उसे करके वाली थी, क्योंकि एक रूम में होते हुए वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अंशुल वही हॉल में बाकी लड़कों के आने का वेट कर रहा था। और बाकी चारों भी 10 मिनट में आ जाते हैं। और अयान नैना से मिल गेस्ट रूम में जाकर तैयार होने लगते हैं। नैना भी अयान के साथ रूम में जाती है। और अब तैयार होना स्टार्ट करती है। वो जाकर शावर लेती है। और अपना आउटफिट पहनती है जो था पर्पल कलर की कश्मीरी आउटफिट और उसके साथ कलरफुल शॉल लिया हुआ था, जिसके चारों तरफ बॉर्डर पर कलरफुल तासल लटक रहे थे। उसने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी थी। अयान उसके पीछे आकर बैक हक कर, इतनी हॉट लगोगी तो मैं तुम्हें पार्टी में सबके सामने कैसे जाने से सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उससे इतनी चीजी लाइन सुन नैना हैरानी से अयान की तरफ देख उसके फोरहेड को टच कर, अयान आप तो ठीक है ना? कैसी बातें कर रहे हो आप? नैना का हाथ अपने फहद से हटाते हुए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बस अपनी पत्नी की तारीफ कर रहा हूँ। कहीं कोई और तारीफ पर उसे उड़ा न ले जाए। उद्धरण चिन्ह। आयु क्या आपने ड्रिंक की है? क्योंकि आपकी बातों में आज कुछ ज्यादा की चाशनी भरी हुई है। नैना खुद को उससे छुड़ाकर अपने चेस्ट पर हाथ फोल्ड कर। अब वाइफी तुम कश्मीरी सेब लग रही हो। तो तुम्हें खाने का मन तो करेगा ना मेरा। और ये कहकर वो नैना के हल्के फ्लफी गालों पर हल्का सा बाइट करता है। नैना का गाल हल्का सा गिला हो चुका था। नैना वो पूछ आयन से, आयु अब ना आप कुछ ज्यादा ही स्वीट हो रहे हो। नानू को डायबिटीज हो सकती है इतनी मीठी बातें सुन। अब आप जाओ। नानू का मेकअप बाकी है अभी। वाइफी तुम्हें मेकअप की जरूरत नहीं है। अयान वापस अपनी स्वीट सी बातें शुरू करता उससे पहले नैना उस पर फुल स्टॉप लगाते हुए, अब बस आयु नानू को गालों पर रेड ब्लश लगाना है हल्का सा नाक पर जिससे वो कश्मीरी लड़की जैसी दिखे जिसके गाल और नाक ठंड की वजह से लाल होते हैं। उद्धरण चिन्ह। वो तो तुम्हारे ऐसे ही हो गए। अयान की बात सुन नैना मिरर में देखती है। अयान की बातें सुन सच में उसके गाल लाल हो चुके थे। नया अयान की तरफ देखती है और उसका ड्रेस नोटिस करती हैं। अयान ने ब्लैक कुर्ता और वाइट पजामा पहना था साथ में एथनी वूल शॉल जिसमें फ्लावर और लीव्स थे। काले कुर्ता में अयान बवाल लग रहा था। नैना जिसमें अब उस पर ध्यान दिया था वो मुंह फाड़े उसे देखती रह जाती है। वो अयान को हर रोज देखती पर हर दिन के साथ वो और ज्यादा हैंडसम होता जा रहा था। अयान भी ये देख खुश हो जाता है। उसकी वाइफी को उसके लुक्स बहुत ज्यादा पसंद है। दोनों ने पार्टी के लिए कश्मीरी आउटफिट पहना हुआ है। वही अंशी गेस्ट रूम में तैयार हो रही थी। उसने पटियाला सूट पहना हुआ था। पिंक कुर्ता और येलो पटियाला सलवार, दुपट्टा भी येलो ही था। बालों की उसने गूंथ कर चोटी बनाई हुई थी, जिस पर हेयर एक्सेसरीज भी थी। समर जो यहाँ से घूर रहा था उसकी नज़र रूम में जाती है, जहां अंशी मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी। वो खुद का आउटफिट देखता है, जो हरियाणा का था, वाइट कुर्ता और धोती जिस पर ब्लू हाफ जैकेट था और सिर पर वाइट पगड़ी भी। दोनों ने अपने अपने पड़ोसी राज्य के कपड़े पहने थे। और इसमें भी नैना की तिगड़म थी। समर कुछ देर तक उसे देखता रहता है और रूम में बढ़ जाता है। वो अंशी को अपने तरफ मोड़ नाचने लगता है। और गाना था। अपने भी पिंड में एक फुलझड़ी थी। वह टिल्ले वाली जुत्ती सूट पर आंधी खेतों में जाके छेड़ा था जिसने, उसकी भी यादें तो हो दिल से है जाती। काजल लगा कि वह मैं क्या जी कहती है।
अरे पींग मेरे दिल में भी उठती ही रहती है। हीरे मेरी कोठी ते आ, मांझी ते बेह जा तैनू रजा रजा वेखन। लौंगदा लश्कारा ओ बेबी तेरा जान से प्यारा। डांस के बाद वो अंशी को खुद के करीब कर, आज सच में फुलझड़ी लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। रोज नहीं लगती क्या? अंशी पूछती है। इस पर समर कुछ कहता उससे पहले ही उसे फील होता है कोई उसका कंधा थपथपा रहा है। वो पीछे मुड़ देखता है। वहां प्रिंस था जो कब से उसे आवाज लगा रहा था। वो समर को अपने तरफ देखते देख, भाई इसे बीच रास्ते में खड़े हो क्या सोच रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। ये सुन समर हड़बड़ा जाता है, वो मैं। इसके आगे वो कुछ नहीं कह पाता। वही प्रिंस जिसने पहाड़ी कपड़े पहने हुए थे वो समर से, भाई मैं वो छोड़ो और चलकर मेरे फुटवियर ढूंढने में हिलो कर इस आउटफिट के नीचे क्या पहनूं समझ नहीं आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। समर एक बार दरवाजे की तरफ देखता है, जो अब बंद था और प्रिंस के साथ उसकी हेल्प करने चला जाता है। वही बॉयज के रूम में रोहित और मयंक एक ही रूम में तैयार हो रहे थे। रोहित ने वेस्ट बंगाल का ट्रेडिशनल आउटफिट पहना था, वही मयंक ने व्हाइट लुंगी और ब्लैक शर्ट। वो अपनी लुंगी को देख, भाई मेरी लुंगी बीच में तो नहीं खुल जाएगी ना, वरना मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा सबके बीच। उद्धरण चिन्ह। यार रिलैक्स, स्टाफ ने अच्छे से पिन अप किया है लुंगी को तो रिलैक्स। रोहित आराम से बैठ अपने फोन में कुछ देखते हुए। वही सूर्या, रोहन और अंशुल एक ही रूम में थे। सूर्या ने गुजराती गेट अप लिया था। वही रोहन ने असम का ट्रेडिशनल लुक लिया था। वही अंशुल ने छत्तीसगढ़ का आउटफिट स्लीवलेस कुर्ता, धोती और सिर पर पगड़ी। तीनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। चैप्टर 78 पार्टी हुई स्टार्ट। लोर्ड्स विला के गार्डन एरिया में गेस्ट आना शुरू हो चुके थे। सारे गेस्ट ने पार्टी के थीम के हिसाब से कपड़े पहने थे। फीमेल ने ट्रेडिशनल साड़ी पहनी थी। वही मेल गेस्ट ने कुर्ता पजामा धोती पहनी हुई थी। सर्वेंट्स सभी गेस्ट को सर्व कर रहे थे। एक एक कर सभी गार्डन एरिया में आ जाते हैं। रिया और मनीषा एक साथ आते हैं। रिया ने उड़ीसा का आउटफिट पहना था बट मॉडर्न वे में। वही मनीषा ने मलयालम लुक किया था जिसमें उसने व्हाइट लहंगा पहना था जिसके ओढ़नी में गोल्डन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस थी। बालों का जुड़ा किया हुआ था, वही गोल्ड की ज्वेलरी पहनी हुई थी। वो अपना लहंगा संभाले आ रही थी। वही मनीषा जो नीचे खड़ा अपने फ्रेंड्स के आने का वेट कर रहा था। उसकी नज़र मनीषा पर पड़ी है और वो उससे नज़रें हटाना ही भूल जाता है। उसे बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई देता। वो खुद को और मनीषा में एक बिल्डिंग के टॉप पर इमेजिन करने लगता है और साथ ही चांद की बड़ा सा हो गया था। पर तभी उसके दिल को रोक उसका दिमाग उसे अपनी माँ का धोखा याद दिलाता है, जिससे अयान अपना ध्यान मनीषा से हटा लेता है। बाकी सभी भी नीचे आ जाते हैं। सोना नीचे आती है, जिसने आज नवारी पहनी हुई थी। अंशुल उसे देखता ही रह जाता है। सोना ने ग्रीन एंड येलो नवारी पहनी हुई थी, नाक में नाथ, हाथों में हरी कांच की चूड़ियां और पैरों में पायल भी पहनी हुई थी। एक एक कर सभी पार्टी में आ चुके थे। नाना जी, दादाजी और ओमकार दादाजी एक साथ आते हैं। सभी की नजरें उन पर ही जम जाती है। दादाजी ने राजपूती शेरवानी और पगड़ी पहने थी। वही ओमकार दादाजी ने मराठी बाराबंदी अंगरखा पहना हुआ था, साथ ही सिर पर मराठी पगड़ी। वही नाना जी ने मारवाड़ी शेरवानी और पगड़ी पहने हुई थी। उनके आने के बाद सभी उन्हें आकर विश करते हैं। पार्टी का होस्ट कोई और नहीं समर और अंशी थे। समर इसलिए क्योंकि नैना का लॉजिक था वो इंडिया का कैपिटल वाला स्टेट है इसलिए, और अंशी उसकी पड़ोसी है इसलिए। दोनों उसे माना तो नहीं कर सकते थे। दोनों स्टेज पर आते हैं। समर माइक पर सभी से, गुड इवनिंग आप सभी का मोस्ट वेलकम इन बर्थडे पार्टी ऑफ फील्ड मार्शल अविनाश सिंह यानी मेरे नाना जी। पार्टी में डांस ना हो तो कैसे मजा। यहाँ सभी ने अलग अलग देश के कपड़े पहने हैं। तो स्टार्ट इंडिया के कैपिटल दिल्ली जो हरियाणा में है और उसके पड़ोसी स्टेट पंजाब से। अब स्टेज पर आते हैं अंशी और समर क्योंकि नैना ने उनके लिए वही आउटफिट रखे थे। गाना बजता है, ओ लगदी पंजाब दी आज जिस हिसाब ना तक दी आ दिल्ली दा नखरा। स्टाइल दा वखरा आ, मुंडिया नू पागल कर दिया जिस हिसाब ना चल दी आ, ओ लगदी लाहौर दी आज जिस हिसाब ना हंस दी आ कुड़ी दा पता करो पता करो पता करो पता करो पता करो पता करो। दोनों का ये डांस सिंपल वाला नहीं टक्कर वाला था। सभी को उनका डांस देखने में बहुत मजा आता है और सभी तालियां बजाते हैं।
वो दोनों फिर स्टेज पर आकर पंजाब और हरियाणा ने अपना जलवा दिखा दिया। अब बारी है हमारे दूसरे कैपिटल जो माना जाता है मुंबई यानी महाराष्ट्र और उसका पड़ोसी छत्तीसगढ़। उद्धरण चिन्ह। इस पर सोना और अंशुल स्टेज पर आते हैं और गाने बजने लगता है। सबसे पहले सोना लावणी करती है। उसकी मम्मी मराठी थी इसलिए उसे अच्छे से आती थी। कोमल काया की मोहमाया पुनव चांदन नहाली सोन्यात सजले रूप्यात भिजले रत्न प्रभा तनुल्याली ही नटली थटली जशी उंकली चांदनी रंग महाली मी यौवन बिजली पाहून थिजली इंद्रसभा भवताली अप्सरा आली इंद्रपुरी तुन खाली पसरली लाली रत्न प्रभा तनुल्याली ती हसली गाली चांदनी रंग महाली अप्सरा आली पुनव चांदन नहाली। वही अंशुल भी छत्तीसगढ़ के लोकल सॉन्ग पर डांस करता है। उन दोनों की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है, पर सभी को सोना की लावणी ज्यादा पसंद आई थी। अब स्टेज पर आकर अंशी कहती है, इनका डांस ऐसा था कि इनकी तरफ के लिए शब्द ही काम पड़ जाए। अब आप ऐसे ऐसा स्टेट के बारे में बताते हैं और उस स्टेट वाले इंसान को भी बुलाते हैं। वो ऐसा स्टेट है जो ईस्ट में होते हुए भी वेस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल के पड़ोसी ओडिशा को। उद्धरण चिन्ह। इस बार स्टेज पर रिया और रोहित आते हैं। दोनों मिल अमी जे तोमर सॉन्ग पर डांस करते हैं। आमी जे तोमार शुद्धू जे तोमर आमी जे तोमार आ साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल। मेरे केसुओं की साय में तेरी राहतों की खुशबू है, तेरे बगैर क्या जीना, मेरे रोम रोम में तू है, मेरी चूड़ियों की खन खन से तेरी सदा आती है, ये दूरियां हमेशा ही नजदीक हमको लाती है ओ पिया। उनके डांस का कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा था। नैना तो इस बार सिटी भी बजा देती है, क्योंकि पिछले 2 बार अयान ने उसे रोक दिया था। फिर अंशी और समर साउथ वालों को स्टेज पर बुलाता है। मनीषा और मयंक स्टेज पर आते हैं। गाना बजने लगता है। रायन रवेलम लांग आवधे डकैती को रावे रानी पाठले थे आवधे थे पिडिक्का रवैया वे मचा था मोराचा अच्छा कोराचा इच्छा था मराचा मिचम इल्लमा मचा में नुवैया अचा में लेधया इचा में नैनया मिचोम यमया वानु कैवलया नु काबाली रा 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 वानु कैवलया नु काबाली रा 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 रा। मैंने कोई भी रैंडम तमिल सॉन्ग लिया है, सो डोंट माइंड। बिना किसी प्रैक्टिस के दोनों का डांस ज्यादा अच्छा तो नहीं था पर क्यूट जरूर था। इस पर भी सभी एक साथ तालियां बजाते हैं। फिर बारी आती है गोवा की, जो इंडियन का सबसे छोटा स्टेट है। गोवा से सुशांत और रोबिन डांस करके वाले थे। दोनों ने वाइट सूट पहना हुआ था, जो रोबिन ने अरेंज किया था नैना के नाम पर। दोनों बहुत ही अच्छा डांस करते हैं। उनका डांस शुरू था तभी वही एक कोने में रोहित और रिया की किस शुरू थी। हुआ ऐसा था, अपनी आदत से मजबूर रोहित किसी लड़की से फ्लर्ट कर रहा था। इस पर रिया गुस्सा ही गई और उसे एक कोने में लाकर उसे किस करते हुए उसके होठों पर बाइट करते हुए पुनिश कर रही थी। तभी कुछ खाने के लिए ढूंढते हुए नैना वहीं पहुंच जाती है और उनका वीडियो निकालने लगती है। वो वीडियो ले रही थी, तभी अयान वहां आता है और उसे उनकी किस को वीडियो लेते देख वहां से कुछ दूर ले जाकर दीवार के लगाता है। अयान के इस एक्शन से उसकी धड़कन तेज हो जाती है। धक 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 उसके धड़कनों की आवाज अयान साफ सुन सकता था। वो उसके कानों के पास जाकर पहले एक गर्म सांस छोड़ते हैं, जिसे महसूस कर नैना की मुट्ठियां भींच जाती है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर अयान उसके कान में अपनी भारी सेडिक्टिव आवाज में, प्रिंसेस इन्हें देखने की जगह तुम चाहो तो हम भी ये कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर वो अपना चेहरा थोड़ा नीचे कर उसके गले के पास ले जाता है और उसके गले पर फूंक मारता है और उसके गले पर हल्की बाइट करता है और वहां लिखकर, इनफैक्ट इससे कई ज्यादा कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अयान की बात से उसका चेहरा और कान एक बार फिर पूरी तरह से लाल हो जाते हैं, पर अयान के आगे को बात सुन उसका हाल और बुरा हो जाता है। वैसे सोच रहा हूं आज से शुरू करते हैं, दादाजी के बर्थडे तक उन्हें गिफ्ट में उनका परपोता दे दे। उद्धरण चिन्ह। नैना अब अपना शर्मली अंदाज छोड़ अयान को दीवार से लगाकर, आयु अब मेरी बारी। बहुत छेड़ दिया आपने मुझे, अब मेरी बारी। इस काले कुर्ते में आप इतने हॉट लग रहे हैं मैं बता भी नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। और उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लेती है। वही अंशी एक कोने में खड़ी थी। तभी उसके पास एक लड़का आता है, जो कोई और नहीं ओमकार सेठ का पोता था। वैसे आपको ओमकार सेठ के बारे में एक बात बताना भूल गई। ओम दादाजी को अपना बेटा पसंद नहीं था क्योंकि वो किसी चीज में कैपेबल नहीं था।
उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया तो वो था कि उन्होंने बच्चे बहुत अच्छे पैदा किए थे। उनकी पोती मनीषा शेफ और पोता वरुण ज्वेलरी डिजाइनर हैं। दोनों में दादाजी के गुण हैं। उन दोनों ने ही ओमकार दादाजी के नाम को आगे बढ़ाया। दादाजी ने उन दोनों को अपनी प्रॉपर्टी का 50-50 हिस्सा देना चाहते थे, लेकिन उनके पोते ने अपना 25% हिस्सा अपनी बहन को दे दिया। वही उसके पापा तो उससे भी चिढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उन दोनों ने उनका हक छीन लिया। सब पे उनका हक था, लेकिन उन्हें पहले खर्च के लिए पैसे अपने पापा से मांगने पड़ते और अब अपने बेटे से। हालांकि दोनों भाई बहन खुद ही अपने मॉम डैड के अकाउंट में हर महीने पैसे डाल देते हैं, लेकिन दादाजी तो हर वक्त सिर्फ अपने बेटे बहू को ताना मारते हैं। बहू को कम, क्योंकि उन्होंने उनके समधी से कहा था कि उनकी बेटी को अच्छे से रखेंगे, पर वो अपने बेटे को हमेशा नालायक कहकर ही बुलाते हैं। बैक टू स्टोरी। वरुण अंशी के पास आकर, हेलो ब्यूटीफुल लेडी, तुमने बहुत अच्छा डांस किया आज। उद्धरण चिन्ह। अंशी एक पल के लिए वरुण को देख हैरान रह जाती है। ज्वेलरी डिजाइनिंग वर्ल्ड में जाना माना नाम था वरुण सेठ। वो भी उसके ज्वेलरी की बहुत बड़ी फैन थी। वो वरुण को देखते ही एक्साइटेड हो जाती है, और उसकी एक्साइटमेंट उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी। वरुण जिसे साफ देख सकता है, वो उसके सामने चुटकी बजाता है, जिसे अंशी अपने ख्याल से बाहर आकर वरुण को देख, वरुण सर, आई एम रियली योर बिगेस्ट फैन, कैन आई गेट योर ऑटोग्राफ। उद्धरण चिन्ह। वरुण के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो उससे, तुम्हें मुझे सर कहने की जरूरत नहीं है, और मैं कोई स्टार नहीं हूं जिसका तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मैं आपके वर्क की बहुत बड़ी फ्रेंड हूँ। अपने आप का हर एक कलेक्शन देखा हुआ है, पर मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती, वरना सारे खरीद लेती। अंशी सच में उसके वर्क की बहुत बड़ी फैन थी। वरुण ये सुन अपने पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकलता है। मनीषा ने उससे एक ब्रेसलेट लाने कहा था, पर उसने 2 ला दिए, जो उसे अच्छा लगे वो ले ले ये सोच। पर अंशी की बता सुन उसका मन हुआ वो उसे दे दे। ये देख अंशी की खुशी और हैरानी का ठिकाना नहीं था। वो उस ब्रेसलेट को लाने में हिचकिचाने लगती है। वरुण उससे, रख लो, मेरी तरफ से मेरे एक फैन के लिए गिफ्ट समझ। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अंशी एक स्माइल के साथ वो उस ब्रेसलेट को ले लेती है, और उसे पहन भी लेती है। पर वो ब्रेसलेट उससे लॉक नहीं होता, जिसमें उसकी मदद वरुण करता है। अंशी को अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं होता है। वही उन्हें देख कोई जल भुनकर राख हो रहा था। वो समर था जो कब से वरुण और अंशी को दिखे जा रहा था। उसी अब सहज नहीं होता और वो गार्डन के एक शांत कोने में चला जाता है। वो अपने मन में, मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है जब अंशी उस वरुण के इतने करीब है, तो कहीं मुझे क्या कहना चाहता है वरुण। चैप्टर 79 मिशिका की एंट्री। अब बारी आती है अयान और नैना के डांस की। वो दोनों बुमरो बुमरो सॉन्ग पर डांस करना स्टार्ट करते हैं। बुम्बरो बुम्बरो श्याम रंग बुम्बरो, बुम्बरो बम्बरो श्याम रंग बम्बरो, आए हो किस बगिया से और तुम। बुम्बरो बुम्बरो श्याम रंग बुम्बरो, बुम्बरो बुम्बरो श्याम रंग बुम्बरो, आए हो किस बगिया से और तुम। भंवरे ओ श्याम भंवरे, खुशियों को साथ ही लाए, मेहंदी की रात में तुम लेके सौगात आए। उन्हें डांस करते हुए दादाजी, नानाजी और ओम दादाजी बहुत प्यार से देख रहे थे। ओम दादाजी नैना को गौर से देखते हुए, तुम दोनों को इसे देख किसी की याद नहीं आती। इसकी बातें, इसकी हंसी मुझे अखिलेश, नैना के दादाजी, और इसके काली गहरी आंखें बिल्कुल उसके जैसे ही है। उद्धरण चिन्ह। दादाजी ये सुन स्माइल करते हुए, होगी क्यों नहीं, आखिर उसकी पोती है नैना। उद्धरण चिन्ह। क्या सच में। ओम दादाजी के मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता है, खुशी और हैरानी में। अखिलेश जी उनके भी दोस्त थे, नाना जी और दादाजी को तरह। नाना जी हाँ में सिर हिलाकर उन्हें नैना के बारे में जितना समर ने बताया था वो सब उन्हें बता देते हैं। ओम दादाजी की उन सभी पर गुस्सा आते हैं, जिसकी वजह से नैना के साथ वो सब हुआ। पर वो नैना के लिए उदास भी हो जाते हैं। कितना बुरा हुआ बच्ची के साथ। हमें तो लगता था कि वो अपने परिवार के साथ खुश होगी, अगर पता होता कि वो लोग हमारी फूल सी बच्ची की ये वो हालत करेंगे तो कब का उसे अपने पास ले आता। उद्धरण चिन्ह। वो ऐसा इसलिए कह रहे ही जब ओबरॉय फैमिली की डेथ का इन्हें पता चला तो ये नैना को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन फिर इन्होंने सुना कि वो अपने छोटे दादा के परिवार के पास रहेगी, वो भी ओल्ड ओबरॉय में ही। और ये बात खुद नैना ने कही है कि उसे उनके साथ रहना है। ये सब बातें उसने प्रेषम में कही थी, डरी हुई थी वो तब।
पर फिर भी वो उससे उसके बाद मिलने गए तो पता चला वो हॉस्टल में है, क्योंकि उसकी एक फ्रेंड ने वहां एडमिशन लिया तो उसने भी जिद करी और चली गई। ये सब मन गढ़ंत कहानियां थी चाचा चाची की, जो उन्होंने नैना को सबसे दूर रखने की लाइट कही थी। और कोई ज्यादा डाउट करता तो उसकी नैना से बात कराते, और जब वो खुद बोलती कि हाँ ये सब उसकी मर्जी से हो रहा है तो कोई कुछ न कहता। नैना भी ये बातें इसलिए बोलती क्योंकि उसकी नैनी उसके पास हैं। वो नहीं चाहती थी उसकी वजह से किसी को चोट पहुंचे, उन्हें बचने के लिए उसने खुद को दांव पे लगा दिया, जिसके बाद वो भी उसके लिए और ज्यादा लॉयल हो गई। नैनी को इतने साल जिंदा सिर्फ नैना को ब्लैकमेल करने के लिए रखा। अभी ओबरॉय फैमिली की बैंक्रप्सी न्यूज तीनों में से किसी को नहीं पता थी, क्योंकि वो लोग अब ये सब काम ही रिलेटेड छोड़ चुके हैं। नाना जी भी सिर्फ इम्पोर्टेंट काम देखते हैं। दादाजी और ओम दादाजी उन्हें शांति चाहिए, इसलिए वो बिजनेस और बिजनेस न्यूज से दूर रहने लगे। इन सभी की बातों में अयान का नीना का डांस लगभग खत्म ही होने वाला था। तभी वहां एंट्री होती है एक लड़की की। उसने व्हाइट गाउन पहना हुआ था, जिसमें उसकी थाई के वहां से एक स्लिट था, जिससे उस लड़की के गोरे लंबे पतले खूबसूरत पैर साफ सब नौ दिख रहे थे। उस लड़की की चाल में एक एटीट्यूड था, घमंड था। वो लड़की पार्टी में सबसे अलग दिख रही थी। जहां सब इंडियन आउटफिट पहने थे, वही वो लड़की इतना हॉट एंड सिजलिंग गाउन पहने थी। पार्टी के आते ही उसकी नज़र स्टेज पर डांस करते अयान पर जाती है। उसे देखती ही वो अपनी जगह पर रुक अपने मन में, सूट से ज्यादा इस ब्लैक कुर्ते में हॉट लग रहे ही तो अयान, उप्स मिस्टर राजपूत। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर एक जुनून दिख रहा था अयान के लिए। अयान नैना स्टेज से नीचे आते हैं। नैना सोना के पास जाती है, क्योंकि वो उसे कोई नई डिश ट्राई करवाने बुला रही थी। नैना वहां चली जाती है, वही वो लड़की अयान की तरफ बढ़ जाती है। वो अयान के सामने जाकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर, हेलो मिस्टर राजपूत। उद्धरण चिन्ह। अयान ऐसे तो किसी से जाति नहीं मिलाता था, पर अपने सामने खड़ी लड़की को देख वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर, हेलो मिस माथुर। उद्धरण चिन्ह। अब मिस माथुर के बारे में जानते हैं। ये है मिशिका माथुर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की सीईओ। मिशिका ने अपनी कंपनी को आज आसमान की ऊंचाइयों तक खुद की मेहनत से पहुंचाया है। लेकिन फिर भी है तो माथुर फैमिली की प्रिंसेस ही। एक लौटी बेटी है ये माथुर फैमिली में, जिसकी वजह से जो उसने पसंद किया हमेशा उसे मिल गया। ये अयान की न्यू बिजनेस एसोसिएट है। आज जहां वो है वो अपने दम पे, अपनी मेहनत से पहुंची है। फैमिली कनेक्शन भी है। उसकी फैमिली मिलिट्री से रिलेटेड है, और जिससे वो अविनाश जी अयान के नाना जी से कुछ बार मिली है। लेकिन माथुर फैमिली से बिजनेस करने वाली पहली इंसान लड़की है वो। एरोगेंस तो है ही, लेकिन सुंदर है और टैलेंटेड भी, जिसमें कोई शक नहीं। मेकअप करती जरूर है, लेकिन हर वक्त 2 से 3 किलो मेकअप की पुताई कर नहीं घूमती है। मिशिका अयान की तरफ देख, अविनाश दादाजी कहाँ है? मुझे उन्हें बर्थडे विश करना है। उद्धरण चिन्ह। अयान नाना जी की तरफ इशारा करता है, और मिशिका वहां से नाना जी के पास जाती है, और उन्हें विश करती है। नाना जी भी उसे जानते थे। कुछ देर बाद, सभी अपने बातों में बिजी थे। नैना नाना जी के पास आकर उनसे, नानू चलिए चलकर केक कट करते हैं। उद्धरण चिन्ह। नाना जी उसी कहते हैं, बेटा बस कुछ देर, सिर्फ एक गेस्ट आना बाकी है, उनके आने के बाद केक कट करते हैं। उद्धरण चिन्ह। नैना हाँ में सिर हिलाती है। वही मिशिका नैना को देख हैरान थी। उसने नैना को कभी नहीं देखा था, न ही न्यूज में, न ही कभी उसके बारे में सुना था। वो नैना से, हाय मैंने तुम्हें कभी अविनाश दादाजी के साथ नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। नैना कहती है, देखा तो मैंने भी कभी नहीं है तुम्हें। नैना उसकी आवाज में थोड़ा बहुत एटीट्यूड सुन सकती थी, तो वो भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। मिशिका के कुछ कहने से पहले सुशांत और समर, जो कब से उनकी बातें सुन रहे थे, वो मिशिका से, ये मेरी छोटी बहन है नैना। उद्धरण चिन्ह। मिशिका ये सुन अपना हाथ आगे बढ़ाकर, ओह नैना तुमसे मिल अच्छा लगा। उद्धरण चिन्ह। पर मुझे बिल्कुल नहीं। और वो वहां से उसे इग्नोर कर चली जाती है, क्योंकि कुछ देर पहले उसने देखा था कि वो अयान से हाथ मिला रही थी, तो वो अब उसे कैसे हाथ मिला सकती थी। वही समर उसके जाने के बाद, डोंट माइंड मिस माथुर, मेरी बहन कभी कभी कुछ इमैच्योर कर देती है। उद्धरण चिन्ह। मिशिका सिर्फ हाँ में सिर हिलाती है, पर उसे नैना की बात और बिहेवियर पसंद नहीं आया था। तभी पार्टी में एंट्री होती है निहाल की, जिसने भी गुजराती आउटफिट पहना हुआ था।
वो आकर डायरेक्ट नाना जी के पास आता है और उन्हें बर्थडे विश करता है और उनसे कहता है, सॉरी सर, पार्टी में आने के लिए लेट हो गया। वो मेरी मम्मा की तबीयत थोड़ी खराब थी तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया था, इसलिए टाइम पर नहीं आ पाया। नाना जी उसकी बात सुन, कोई बता नहीं। अब ठीक है न तुम्हारी मम्मी की तबीयत? हाँ सर, वो अभी आराम कर रही है। निहाल कहता है। नाना जी ने उसे पर्सनली बुलाया था नान इनोवेशंस के प्रोडक्ट जान जो उन्होंने मिलिट्री को दिए हुए थे। वो उसी बहुत इम्प्रेस थे। निहाल को पार्टी में देख नैना हैरान हो जाती है। वही निहाल भी नैना को वहां देख हैरान था। पर वो उससे अभी कुछ करना या पूछना सही नहीं लगता। फिर केक सिटिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है। ओम दादाजी ने बहुत अच्छा केक बेक किया था और डिजाइन भी। नाना जी केक कट करते हैं और सबसे पहले अपने भाई जैसे दोस्तों को खिलाते हैं, क्योंकि वो उसके सुख और दुख दोनों में उसके साथ खड़े दी। फिर वो यान, समर, सुशांत और प्रिंस को खिलाने के बाद नैना को खिलाते हैं। नैना को लास्ट में इसलिए क्योंकि हर कोई नए इंसान के आने पर पुराने लोगों को अपनी प्रायोरिटी से नहीं हटाते। फिर आता है गिफ्ट देने का टर्न। मिशिका के उनके लिए बहुत ही महंगा गिफ्ट लाई थी। वो गिफ्ट नाना जी की तरफ बढ़ाते हुए, अविनाश दादाजी, मैं आपके लिए आपके फेवरेट पेंटर की एक पेंटिंग लेकर आई हूँ जो पीछे महीने ही लंदन के एक ऑक्शन में थी। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सभी आए हुए गेस्ट मिशिका की तारीफ करने लगते हैं। नैना को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अपना गिफ्ट नाना जी को देते हुए, नानू जल्दी से नानू का गिफ्ट खोलिए ना। उद्धरण चिन्ह। नाना जी उसकी बात सुन वो गिफ्ट खोलते हैं। नैना ने गिफ्ट पेंटिंग ही दी थी पर खुद की बनाई हुई। ये वही पेंटिंग थी जिसमें नैना ने सभी फैमिली मेंबर को ही पेंट किया था। उसमें शौर्य, स्नोफ्लेक और शेडो भी थे। नाना जी के लिए नैना का गिफ्ट मिशिका के महंगे गिफ्ट से ज्यादा अच्छा लगा था। मिशिका की खरीदी हुई करोड़ों की पेंटिंग नैना के द्वारा खुद बनाई पेंटिंग के सामने फीकी हो गई थी। नाना जी पेंटिंग को 12 बार देख, अरे वाह बेटा, ये पेंटिंग तो बहुत अच्छी है, तुमने बनाई। उद्धरण चिन्ह। हाँ नानू, ये नानू ने खुद आपके लिए बनाई है। नैना अपनी चमकती आंखों के साथ उनकी तरफ देख, सच में बेटा बहुत खूबसूरत हैं। इसे ना मैं अपने रूम में लगाऊंगा। नाना उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हैं। तभी दादाजी बच्चों की तरह मुंह बनाकर, ये तो गलत बात है बेटा, मुझे भी ऐसी पेंटिंग चाहिए। उद्धरण चिन्ह। नाना जी उन्हें चिढ़ाते हुए, तुम ना प्रिंस से भी छोटे बच्चे हो। आज मेरा बर्थडे है तो नैना बेटा मुझे गिफ्ट देगी ना। तुम्हें क्यों? बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, कुछ टाइम में आयन के बच्चे आ जाएंगे तो क्या सोचेंगे उनके पर, दादू उनसे भी छोटे बच्चे हैं। उद्धरण चिन्ह। दादाजी ये सुन, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो तुम? उद्धरण चिन्ह। दोनों सबके सामने बहस करते उससे पहले नैना दादाजी से, दादू मैंने आपके लिए भी पेंटिंग बनाई है, कल आपके रूम में लगा दूंगी तब आप देख लेना। उद्धरण चिन्ह। ये सुन दादाजी को कुछ तसल्ली महसूस होती है और वो नाना जी को देख एक टेढ़ी स्माइल करते हैं। तभी प्रिंस भी नाना जी के पास आकर उनकी तरफ एक गिफ्ट बॉक्स बढ़ाकर, नानू मेरा भी गिफ्ट खोलो ना, आपको पता है मैंने खुद स्कूल वर्कशॉप से पैसे कमाए और उससे सबके लिए गिफ्ट लाया हूँ, लेकिन मैं सबको उनके गिफ्ट उनके बर्थडे पे ही दूंगा जैसे आज आपको दे रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। नाना जी ये सुन बहुत खुश हो जाते हैं और वो उसका गिफ्ट खोलते हैं, जिसमें अमी गणतरा की लिखी हुई बुक महाभारत अनरावेलेड, लेसर नोन फैसेट्स ऑफ अ वेल नोन हिस्ट्री थी। नाना जी को उसका गिफ्ट बहुत पसंद आया था। वो उससे, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने उन पैसों से अपने लिए कुछ लिया या नहीं? उद्धरण चिन्ह। नहीं नानू, मैंने ना आपके लिए दादू, आयन भाई, नैना भाभी, सुशांत भाई, समर भाई और हनी सबके लिए गिफ्ट लिया तो उसमें सारे पैसे खत्म हो गए। प्रिंस ये बात बहुत मासूमियत के साथ कहती हैं, जिसे सुन नाना जी, अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, जो चाहो ले लेना, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। सुशांत आगे आकर, नहीं नानू इसकी जरूरत नहीं है, इसे हर मंथ पॉकेट मनी देता हूं मैं, इसे ज्यादा पैसे मिलेंगे तो बिगड़ जाएगा ये। अच्छा बच्चू, अब तुम हमें समझाओगे, भूल गए कैसे खुद बचपन में आयन से छुप के हमसे एक्स्ट्रा पैसे लेकर जाते था? तुम बिगड़े क्या? तो बस अब चुपचाप रह, मैं मेरे बच्चे को कुछ भी दूं तुझे क्या उससे? नाना जी की बात सुन सुशांत कुछ नहीं कह पाता। वही प्रिंस के चेहरे पर भी एक स्माइल थी। आज उसने अपने दिल खोल बात की थी सबके सामने। ऐसे ही बाकी सभी भी आकर उन्हें गिफ्ट्स देते हैं। वही हनी जो पार्टी में आया था,
वो प्रिंस को ऐसे सबके सामने बातें करते देख हैरान और खुश था। प्रिंस बहुत कम ही बाहर वालों के सामने बातें करता था, पर आज उसे ऐसे सबके सामने अपनी बात रखते देख उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक थी। वो उस जगह की तरफ देख रहा था जहां सब खड़े नाना जी को गिफ्ट दे रहे थे। तभी उसे वहां निहाल दिखाता है, जिससे उसके माइंड में कुछ यादें आ जाती है। और निहाल की तरफ देख उसकी आंखों में खुशी और एक्साइटमेंट थी। वो निहाल को एकटक देखे जा रहा था। तभी सोना उसे अपने पास बुलाती है। वो सोना के पास जाकर उसे रूम में से गिफ्ट लाकर देता है। और दोनों जाकर नाना को गिफ्ट देते हैं। फ्री होकर हनी निहाल को ढूंढने लगता है। सभी गेस्ट के बीच उसकी नजरें यहाँ वहां थी, तभी वो किसी से टकरा जाता है। किससे टकराया है हनी? और कैसी यादें गई होने के माइंड में निहाल के साथ? चैप्टर 80 निहाल और हनी की पहली मुलाकात। हनी किसी और से नहीं निहाल से टकराया था। और टकराने की वजह से उसके ऊपर निहाल के हाथ में पकड़ी कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है। और हनी के कपड़े खराब हो चुके थे। निहाल ये देख हनी से, आई एम रियली सॉरी, वो मेरा ध्यान फोन में था और तुमसे टकरा गया। तुम्हारे कपड़े भी खराब हो गए। उद्धरण चिन्ह। हनी को निहाल को अपने सामने देख स्तब्ध था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। पर वो ऐसे बिहेव कर निहाल के सामने अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उससे कहता है, कोई बात नहीं, मैं वॉशरूम में जाकर साफ कर लेता हूँ। उद्धरण चिन्ह। निहाल जो उसकी आउटफिट खराब करने के लिए खुद को गिल्टी फील कर रहा था, वो उससे हेल्प के लिए पूछता है। और हनी कुछ सोच मान जाता है। दोनों वॉशरूम में जाते हैं। जब वो कोल्ड का दाग साफ करने का ट्राई कर रहे थे, तब हनी निहाल से बात करना स्टार्ट करता है। वो निहाल से, वैसे निहाल सिर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। उद्धरण चिन्ह। तुम मेरा नाम जानते हो? निहाल हैरान होकर, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि उसने कुछ बड़ा किया है। पर नान इनोवेशंस को उसने नैना के गैरमौजूदगी में बहुत अच्छे से संभाल हुआ था और आगे बढ़ा रहा था। उसने है एक डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉयज खुद इंटरव्यू लेकर चूज किए थे। उसका भी बिजनेस वर्ल्ड में नाम बनने लगा था। वही हनी उससे, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। यू आर सो मच फेमस। उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता था ये। निहाल एक स्माइल के साथ। उसकी स्माइल देख तो हनी को महसूस होता है उसका रूप धड़कना ही बंद हो गई। निहाल भी हैंडसम था, अयान से कम। कॉलेज टाइम पर अपने कॉलेज का चॉकलेट बॉय हुआ करता था। पर अब एक कंपनी का सीईओ बनने के बाद उसकी हैंडसमनेस में एक मैच्योरिटी आ चुकी थी। लेकिन थोड़ी मासूमियत अब भी थी उसमें। शायद नैना की वजह से, क्योंकि वो छोटी थी लेकिन उसका ध्यान बड़ी बहन की तरफ रखती थी। ऐसे ही दोनों में कुछ और बातें होती है। और जिसमें हनी के आउटफिट से कोल्ड ड्रिंक का दाग में साफ हो चुका था। सिर्फ हल्का हल्का दिख रहा था। हनी जब देखता है वो अब और देर निहाल को नहीं रोक सकता था, तो वो उससे, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। मैं ना हमेशा से आपको एडमायर करती हूँ और आज आपसे रियल लाइफ में मिल बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ना आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। सो कैन यू गिव मी योर पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी? प्लीज माना मत करना। मैं ना पक्का फालतू में आपको मैसेज कर डिस्टर्ब नहीं करूँगा। उद्धरण चिन्ह। अब हनी ने उसकी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी इसलिए मांगी क्योंकि पब्लिक वाला सबको पता है। और हजारों लड़कियां जो उसे आई लव यू के मैसेज भेजती है। आखिर इतनी करेंटली फास्टेस्ट ग्राउंडिंग कंपनी का सीईओ था वो, और साथ ही हैंडसम भी। निहाल भी न जाने क्यों उसे माना नहीं कर पाता। और उसे अपना पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी दे देता है। और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। क्योंकि अब हनी के पास उससे बात करने के लिए कोई और टॉपिक नहीं था। वही पार्टी में सभी अब डिनर कर रहे थे। अंशिको को इंसिडेंटली इस बार वरुण के बगल की सीट मिल जाती है। वो दोनों साथ में बैठ खा रहे थे, वही समर उन्हें घूर रहा था। उसे अपनी कुछ देर पहले कही हुई बात याद आती है। फ्लैशबैक। अंशी वरुण को साथ हंसते हुए बातें करते हुए वरुण को अंशी के हाथ में ब्रेसलेट पहनते देख समर उससे में एक कोने में आ चुका था। वो खुद से, मुझे अंशी को उसे वरुण के साथ देख, उससे बातें करते देख गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरा मन क्यों कर रहा है दोनों को पार्टी के अलग अलग कोने में खड़ा कर दूं? कहीं मुझे अंशी से प्यार तो नहीं हो गया है? उद्धरण चिन्ह। अपने इस सवाल पर खुद जवान देते हुए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर वो इस बात को नकार पार्टी में वापस आता है जहां केक कटिंग सेरेमनी शुरू होने वाली थी। फ्लैशबैक एंड। समर इस बार दोनों को साथ देख
फिर वही फीलिंग महसूस करता है। और इस बार वो अपनी फीलिंग्स को नहीं नकार पाता। वो खुद से, मेरी अंशी के पास सिर्फ मैं ही बैठ खाना खा सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। और ये बोल वो अपनी प्लेट उठाकर अंशी के बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। उसके अचानक से आ जाने की वजह से अंशी और वरुण एक साथ उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं। समर ये देख अपने खाना खाते हुए, कहीं और जगह नहीं है इसलिए यहाँ आ गया कोई प्रॉब्लम। उद्धरण चिन्ह। अब दोनों में से कोई क्या ही कहते। तीनों चुपचाप अपना अपना डिनर खाने लगते हैं। अंशी और वरुण समर ही मौजूदगी में खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें अलग रहा था अगर वो दोनों बातें करेंगे तो समर को लेकर फील होगा। फिर कुछ देर में पार्टी खत्म हो जाती है। सभी गेस्ट एक एक कर जा रहे थे। नैना अयान के पास खड़ी थी तभी मिशिका वहां आती है। वो अयान को नैना का हाथ पकड़े देख समझती है कि अयान ने अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ा हुआ है जो बहुत ही नॉर्मल बात है। पर उसे कौन बताए कि अगर नैना को गलती ये पता चल गया तो क्या होगा उसके साथ। पर अभी ये छोड़ो और ये जानते हैं कि वो अयान के पास क्यों आए है। वो अयान के सामने खड़ी होकर उससे, ओके मिस्टर राजपूत मीट योर टुमारो इन ऑफिस। उद्धरण चिन्ह। अयान सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है। वही मिशिका वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद नैना अयान से, आयु ये लड़की आपसे ऐसे बात क्यों कर रही थी जैसे आपकी गर्लफ्रेंड हो। उद्धरण चिन्ह। अयान ये सुन अविश्वास में उसकी तरफ देख, कैसे बातें कर रही हो वाइफी। मिशिका सिर्फ न्यू बिजनेस एसोसिएट है मेरा। और कल मीटिंग है हमारी बस इसलिए ज्यादा मत सोचो। नैना सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है। सोना के घर पर हनी कब से बेड पर करवाते बदले जा रहा था। जब उसे चैन नहीं मिलता वो उठ अपने स्टडी टेबल के ड्रॉअर से एक डायरी निकलता है जिसके फर्स्ट पेज पर निहाल का स्केच था। उस स्केच में निहाल दिखने में बिल्कुल एक चॉकलेट बॉय लग रहा था। हनी कुछ आगे टनकर आज जो जो हुआ सब वहां लिखता है। उस स्केच को देख वो उन यादों में खो जाता है जब वो पहली बार निहाल से मिला था पार्टी से पहले। फ्लैशबैक। कुछ साल पहले एक दिन मार्केट में एक बैल जो शायद बौखलाया हुआ था तेजी से आ रहा था। हनी उसे देख शौक में अपनी जगह खड़ा रह गया तब निहाल ने उसे बचाया था सही टाइम पर यहां आकर उसे साइड में लेकर कूद गया। तब निहाल एक कॉलेज स्टूडेंट था। निहाल हनी जो एक स्कूल स्टूडेंट था। दोनों की पोजीशन इस वक्त कुछ इस तरह थी हनी रोड कर था और निहाल से ऊपर पर हनी के सिर पर चोट न लगे इसलिए निहाल ने हनी के सिर से नीचे हाथ रखा हुआ था। वो उसे खड़ा करता है और उसके कपड़े झड़ने के बाद उसके गाल को थपथपाते हुए, ऐसी किसी भी सिचुएशन में शौक होकर खड़ा रह जाओगे तो चोट तुम्हें ही पहुंचेगी इसलिए एक्शन लेना सीखो अपने लिए भी और अपने अपनी के लिए भी। उद्धरण चिन्ह। तो ये सिख देकर चला गया पर अपने साथ हनी का दिल भी लेकर चला गया। हनी को तो निहाल को देख और उसकी बातें सुन महसूस हो रहा था आसमान से फूल गिर रहे हो। आसमान पिंक हो चुका हो और साथ ही आसमान में दो दो रेनबो हो। अब हनी तब था ही छोटा वो अपनी फीलिंग को अच्छे से नहीं समझ पाया पर बड़े बड़े होते उसे एहसास हो गया। उसे स्केचिंग नहीं आती लेकिन उसने पता नहीं कैसे घर आते ही निहाल का एक परफेक्ट स्केच बना लिया था जिसे वो हर रात निहारता उसे डायरी के फर्स्ट पेज पर लगा डायरी में अपनी बातें ऐसे लिखता जैसे वो डायरी नहीं निहाल हो जिसे वो सब बता रहा हो। ये राज किसी को नहीं पता है। जब उसे निहाल की सक्सेस के बारे में यानी नान के बारे में सुना तो वो खुश भी हुआ और दुखी भी। खुश क्योंकि उसके प्यार ने सफलता हासिल की थी दुनिया ने उसे जाना था। और दुख क्योंकि अब वो उसे और दूर हो चुका है। उसे कभी कोई उम्मीद नहीं थी उसे लेकर क्योंकि वो जानता था कि उसकी फैमिली भी समझेगी। लेकिन फिर भी दुख होता है जब उसके क्लास की लड़कियां के मुंह से उसकी हैंडसमनेस का बखान सुनता तो जलन होती लेकिन कुछ कर नहीं पाता।